कक्षा 9 हिंदी कीर्तिका भाग 1 लेक्चर 1। आज हम इसमें इसका दूसरा पार्ट रीढ़ की हड्डी पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है, जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखी गई रीढ़ की हड्डी पाठ आपका एक एकांकी है। ठीक है, और एकांकी कहते हैं जो नाटक के किसी एक भाग का एक भाग हो या जीवन के किसी एक पक्ष पर लिखा हो। ठीक है, नाटक जो होता है वो काफ़ी वृहद होता है, बहुत बड़ा होता है। एकांकी उसका एक छोटा रूप होता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कहानी और उपन्यास। उपन्यास में संपूर्ण जीवन के विषय में बताया जाता है, जबकि कहानी में जीवन के किसी एक भाग पर या किसी एक घटना पर आधारित होती है। उसी तरह से नाटक जीवन का संपूर्ण परिचय देता है या संपूर्ण जीवन के ऊपर लिखा जाता है, और एकांकी जो होता है वो किसी एक घटना पर या किसी एक उसका एक भाग होता है जिस पर हम लिखते हैं। ठीक है, जगदीश चंद्र माथुर के जीवन के विषय में हम लोग जान लेते हैं। सुपरिचित नाटककार जगदीश चंद्र माथुर का जन्म खुजा उत्तर प्रदेश में हुआ और शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। बचपन से ही नाटकों में रुचि होने के कारण स्कूल कॉलेज के सांस्कृतिक उत्सव में नाट्य लेखन निर्देशन और अभिनय करते रहे। आगे चलकर यही शौक सृजन में परिणित हो गया। जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों में विविधता है। ऐतिहासिक नाटकों के साथ उन्होंने सामाजिक समस्याओं से जुड़ी एकांकी नाटक लिखे हैं। उनके कुछ व्यंग प्रधान एकांकी चर्चित रहे हैं। प्रमुख कृतियों में है कोणार्क, दशरथ नंदन, शारदिया, पहला राजा नाटक है, भोर का तारा, ओ मेरे सपने एकांकी संग्रह है। इन्होंने जो नाटक लिखा है या एकांकी लिखा है रीढ़ की हड्डी, ये एक समाज की कुप्रथा पर आधारित है, और वह समाज की कुप्रथा है दहेज प्रथा। ठीक है, दहेज प्रथा हमारे समाज का एक शाप है, एक कोड है, क्योंकि इसने बहुत लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया है। अक्सर दहेज के आग में हमने बहुत सारी वधुओं को जलते हुए भी सुना है, और बहुत सारी लड़कियों की समय पर या अनुकूल वर न मिल पाने के कारण वो अविवाहित रहती हैं, या उनका विवाह उनके क्या कहना चाहिए कि उनके अनुकूल नहीं होता है। ठीक है, बल्कि उनके प्रतिकूल होता है, यानी ज़्यादा बड़ी उम्र वाले से या जो योग्य ना हो ऐसे व्यक्ति से कर दिया जाता है। यहाँ पर ये एकांकी इसी पर आधारित है कि इसमें भी जिस लड़की के विवाह की चर्चा की गई है वो लड़की तो ग्रेजुएट है, यानी उसने बीए पास किया हुआ है, लेकिन इतनी पढ़ी लिखी लड़की लड़के वालों को नहीं चाहिए, इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी को कम पढ़ा लिखा बता करके ही लड़के वालों के सामने प्रस्तुत किया है। तो इसी पर आधारित ये नाटक एकांकी जिसको हम पढ़ेंगे। तो इसमें है कि एक कमरा जो बहुत साधारण तरीके से सजा हुआ है, और एक महाशय हैं जिनकी पीठ नज़र आ रही है, वो एक तख्त को, यानी तख्त कहते हैं चौकी के लिए, को लेकर के आ रहे हैं, जो अपने नौकर के साथ लाते हैं और उसको अपने बाहर वाले कमरे में लाते हुए दिख रहे हैं। बाबू कहते हैं भाई धीरे चल, तख्त उधर मोड़ दे, बस उधर। नौकर पूछता है क्या बिछा दूँ? तो बाबू जरा तेज आवाज़ में कहते हैं कि जब अकल बट रही थी तो तुम कहाँ गए थे? बिछाने के लिए नहीं तो और किसके लिए हमने इतना पसीना बहा है? नौकर भी तख्त बिछाकर हंसता है। बाबू कहते हैं हंसता क्यों है? हमने भी कसरतें की हैं, कलसों से नहाता था लोटों की तरह। यह तख्त क्या चीज़ है? उसे सीधा कर यूँ, हाँ बस सुन, बहू जी से दरी मांग ला और इसके ऊपर बिछाने के लिए, जो कल यहाँ धोबी के यहाँ से आई थी। ठीक है, वो कहते हैं कि भाई हमने भी अपनी जवानी के समय में बड़ी कसरतें की थी, और लोटे को जैसे आजकल लोग लोटे से नहाते हैं, वैसे हम कलशा यानी घड़े से पानी भर करके नहाते थे। और फिर वो एक दरी मंगाते हैं अपने नौकर से, धोबी के दरी, और उसको बिछाने के लिए एक चादर जो धोबी के यहाँ से धुल करके आई थी। नौकर जाता है, इसी बीच में वो थोड़ा सा कमरे को ठीक ठाक करते हैं, उसको साफ़ सुथरा करते हैं, झाड़ते हैं, और फिर उस घर की मालकिन प्रेमा का आना होता है, जो गंदुबी रंग यानी गेहूँई रंग की है, छोटा कद है। ठीक है, और चेहरे और आवाज़ से ऐसा लगता है कि जैसे किसी काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त थी, और उनके पीछे उनका नौकर भी आता रहता है। प्रेमा, मैं कहती हूँ धोती की क्या ज़रूरत पड़ गई? एक तो वैसे भी इतनी जल्दी में, और वो पूछती है कि क्यों आपने मेरे से धोती क्यों मंगाई? क्योंकि अभी तो आप आए हैं। तो रामस्वरूप कहते हैं कि हाँ धोती तो हाँ अभी तो बदल के आए हो, फिर जाने किस लिए? और रामस्वरूप कहते हैं कि आप बस तुमसे धोती मांगी किसने? प्रेमा कहती है यही नौकर तो कह रहा था रतन।
तो रामस्वरूप कहते हैं क्यों वे रतन, तेरे कान में डांट लगी? मैंने कहा था धोबी के यहाँ से जो चादर आई है धुली हुई वो लाने के लिए, ना कि धोती लाने के लिए। प्रेमा उसको बता देती है कि जाओ वो बक्से पर एक धोती वो कपड़े रखे हुए धुले हुए और उसी में वो चादर भी है, उसे तुम लेते आना। और रतन कहता है कि दरी, तो दरी यहाँ रखिए, वो कोने में है, उसे हम बिछा देते हैं। ठीक है, रामस्वरूप दरी उठाते हैं और उसके बाद वो हारमोनियम वगैरह ये सब भी ले करके आते हैं। दरी पर बिछाने वो क्या कहते हैं रखने के लिए सितार वगैरह ये सारी चीज़ें लेकर आते हैं। पर प्रेमा कहती है कि तुम्हारी बेटी तो मुंह फुला करके पड़ी हुई है। रामस्वरूप कहते हैं कि वो मुंह फुलाई है तो तुम उसकी माँ हो, तुम किस मर्ज की दवा हो? जैसे तैसे करके तो वे लोग पकड़ में आए हैं। वे लोग माने लड़के वाले किसी तरह से तो हमें मिले हैं, अगर वो भी अब निकल गए तो सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। फिर तुम मुझे दोष मत देना कि मैंने बेटी के विवाह के लिए प्रयास नहीं किया। प्रेमा कहती तो मैं क्या करूं, मैं तो हार गई, और तुमने ही उसको इतना पढ़ा लिखा करके सर पर चढ़ाया है। मेरी समझ में पढ़ाई लिखाई नहीं आती, इससे तो हम ही लोग ठीक थे कि थोड़ा आ पढ़ ली, थोड़ी बहुत गिनती सीख ली, और बहुत हुआ तो स्त्री सुबोधनी पढ़ लिया। और स्त्री सुबोधनी में ऐसी बातें लिखी हैं कि BA और MA की पढ़ाई भी उसकी तुलना नहीं कर सकती। रामस्वरूप उससे कहते हैं कि एक ग्रामोफोन बाजा होता है ना? तो प्रेमा कहती क्यों? रामस्वरूप कहते हैं 2 तरह का होता है, एक तो आदमी का बनाया, उसे एक बार चलाकर जब रुका लो। कहते हैं एक तो आदमी बनाता है ग्रामोफोन बाजा। ग्रामोफोन बाजा होता है जो पहले चला करता था, जिसमें ऐसे इस आकार के क्या कहते हैं कि जो हॉर्न वगैरह होते हैं उस आकार का वो बना रहता था भोंपू जैसा, और एक तवा रहता था जिसमें एक बड़ी सी, जैसे अभी DVD या CD की प्लेट्स आती हैं छोटी छोटी, उसमें वो बड़ी प्लेट आती उनको तवा कहते थे, और उसको रिकॉर्ड पे चढ़ा देते थे तो गाना बजा करता था। ठीक है, तो उसी को ग्रामोफोन बाजा कहा जाता था। तो कहते हैं कि 2 तरह का होता है, एक तो वो जो आदमी बनाता है तो उसे तो एक बार लोग रिकॉर्ड पे चढ़ाते हैं तो फिर उसको हटा देते हैं, और दूसरा होता है कि जो भगवान ने बनाया हुआ, जो एक बार रिकॉर्ड पर चढ़ता है तो रुकने का नाम नहीं देता है। यानी उन्होंने प्रेमा पे एक व्यंग किया कि तुम जब बोलना शुरू करती हो तो फिर रुकने का नाम नहीं लेती हो। प्रेमा कहती है कि हटो भी, तुम्हें हमेशा मजाकी सुझाई देता है, पहले उस उमा को अपने सही राह पर लाते, ये तो तुमसे होता नहीं। रामस्वरूप पूछते तो क्या हुआ, तुम्ही ने तो कहा था जरा ठीक ठाक करके नीचे लाना। आजकल तो लड़की कितनी सुंदर हो, बिना टीम टाम के भला कौन पूछता है। और पाउडर वाउडर उसके सामने मैंने रख दिया था, पर उसे इस चीज़ों से बड़ी नफरत है। और जैसे ही मेरा कहना था कि आंचल में लपेट कर लेट गई, मैं तुम्हारी इस लड़की से बाज आई। वो कहते कि भाई तुमने कहा था कि उसको तैयार व्यार करके लाना, आप कितनी भी सुंदर हो, लेकिन अगर ज़्यादा उसने मेकअप ना किया हो, थोड़ा सजी समझी ना हो तो कोई पसंद नहीं करता। लेकिन उसे ये सारी चीज़ें नहीं पसंद है और वो आंचल में मुँह लपेट कर लेट गई है, और मैं उसे अब मना कर ला नहीं सकती। रामस्वरूप कहते हैं कि जाने कैसा दिमाग है, आजकल की लड़कियों के सहारे तो पाउडर का कारोबार चलता है, पता नहीं इसका कैसा दिमाग है, वरना आजकल की लड़कियों के ही सहारे मेकअप करने वाली जो चीज़ें पाउडर क्रीम वगैरह इसका व्यापार चला करता है। प्रेमा कहती है अरे मैंने तो पहले ही कहा था, ठीक है, कि एंट्रेंस ही पास करा देते, लड़की अपने हाथ में रहती और इतनी परेशानी ना उठानी पड़ती। पर मैंने तो इसको कहा था कि इसको खाली एंट्रेंस माने वही मैट्रिक वगैरह ये सब पास करा देते हैं, और कम से कम ये अपने हाथ में तो रहती और तुम्हें इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ती। पर तुमने तो मेरी बात कभी सुनी ही नहीं। रामस्वरूप उसकी बात काट करके कहते हैं दरवाजे से झांकते हुए कि चुप रहो, तुम्हें कतई भी अपने जबान पर काबू नहीं है। कल ही तो बता दिया था कि उन लोगों के सामने जिक्र जरा दूसरे ढंग से होगा। दूसरे ढंग से माने कि उनके सामने हमें ये नहीं बताना है कि हमारी लड़की BA पास है, बल्कि उसके सामने तो ये बताना है कि वो मैट्रिक पास है। ठीक है, लेकिन तुम तो लगता है कि अभी से सारे का सारा पोल खोल दोगी और सारी बातें उन्हें पता कर चल जाएंगी। प्रेमा कहती कि ठीक है भाई, मैं नहीं बोलूँगी, तुम्हारी जैसी मर्जी हो तुम वैसा करना, बस मुझे मेरा खाली काम बता दो जो मुझे करना है। ठीक है, रामस्वरूप कहते हैं कि उमा को जैसे हो तैयार कर लो, अगर वो पाउडर वगैरह नहीं भी लगाती है तो कोई बात नहीं, वैसे भी तो काफ़ी सुंदर है ही। ठीक है, और पान लेकर के उसे भेज देना, रास्ता तो तुमने तैयार किया हुआ है। रतन आ गया, रतन के साथ वो बैठ कर चादर यानी कि जो चादर है उसको बिछाते हैं। प्रेमा नाश्ता तैयार है, मिठाई वे लोग ज़्यादा खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीज़ें मैंने बना दी हैं, फल भी रखे हैं, चाय भी तैयार है, और टोस्ट हाँ मक्खन तो आया ही नहीं। वो कहते हैं कि टोस्ट तो तैयार है लेकिन मक्खन नहीं मंगा पाए। रामस्वरूप कहते हैं क्या मक्खन नहीं आया, तुम्हें भी किस वक्त याद आई? जानती हो अब इस समय में यहाँ से मक्खन वाले की दुकान तो काफ़ी दूर है, और फिर इस समय में
रतन मक्खन लेने के लिए जाएगा कि यहाँ का काम करेगा? अब तुम ही बताओ वो क्या क्या काम करेगा। वो कहा था कि दफ्तर के चपरासी को तो मैंने कहा था कि वो आए, लेकिन उसके काफ़ी नखरे थे, वो भी नहीं आया।